हाँ विवो 1820 बेटा नाम लिख लो। क्या खुशबू, खुशबू है क्या? खुशबू लिख लो बेटा। विवो 1820। आवाज आ रही है ना विवो? आवाज आ रही है विवो? हाँ विवो 1820 अपना नाम चेंज कर लो बेटा। हाँ स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपन। पूजा सामुटा आ गई। पूजा से, पूजा आवाज आ रही है बेटा? पूजा आवाज आ रही है ना पूजा? यस ठीक है मैम, बेटा। आज आ रही है। ओके बेटा ओके। यस मैम। ओके बेटा अब स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है तो जहाँ नहीं है वहाँ बोलना बेटा, वैसे तो है ना, आ जाएगी, नेटवर्क भी कैच कर रहा है। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? अपन प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखेंगे पूजा? मतलब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है 4 पत्तियों के प्रयोग द्वारा रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन का प्रदर्शन करना। टू डेमोन्स्ट्रेट द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बाय यूजिंग 4 लीव्स। तो अपना उद्देश्य क्या है? 4 पत्तियों के प्रयोग द्वारा रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन का प्रदर्शन करना। अब अपन आवश्यक सामग्री क्या लेते हैं? रिक्वायरमेंट्स 4 समान आकार व आकृति की ताजा पृष्ठाधारी डॉर्सी वेंट्रल पत्तियां लेते हैं, 2 स्ट्रैंड लेते हैं, व वैसलीन व धागा इत्यादि लेते हैं। तो कार्य विधि क्या है? मेथड क्या है? मेथड है एक पादप की 4 समान आकार की डॉर्सी वेंट्रल पृष्ठाधारी ताजा पत्तियों को तोड़ते हैं तथा इनके इनके पर्णवृंत के आधार पर वैसलीन लगाते हैं। तो एक पत्ती, एक लीफ की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाते हैं तथा इसे पत्ती ए के नाम से अंकित करते हैं। तो देखो ये अपन प्रैक्टिकल कॉपी में डायग्राम भी बनाएंगे। तो 4 पत्तियों के प्रयोग द्वारा रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बाय 4 लीव्स मेथड। तो पत्ती ए पे क्या करते हैं? इस एक पत्ती की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाते हैं, इसे पत्ती ए अंकित करते हैं। दूसरी पत्ती पर केवल निचली सतह पर, लोअर सतह पर ही वैसलीन लगाते हैं तथा इसे पत्ती लीफ भी मार्क करते हैं, अंकित करते हैं। तीसरी पत्ती पर केवल ऊपरी सतह पर ही, अपर सरफेस पर ही वैसलीन लगाते हैं तथा इसे पत्ती सी, लीफ सी अंकित करते हैं। चौथी पत्ती को वैसलीन नहीं लगाई जाती, चौथी पत्ती मतलब जो डी है, इसे वैसलीन नहीं लगाई जाती तथा इसे लीफ डी अंकित करते हैं। इन चारों पत्तियों को धागे से बांधकर स्टैंड की सहायता से चित्र में दिखाए अनुसार लटका देते हैं। इन चारों पत्तियों को लटका दिया है। अब प्रयोग को इस स्थिति में प्रकाश में रखते हैं तथा 1 घंटे पश्चात अवलोकन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे अपन प्रैक्टिकल फाइल में। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ? पत्ती डी, लीफ डी शीघ्र ही पूर्ण रूप से मुरझा जाती है तथा लीफ सी भी लीफ डी के कुछ समय पश्चात मुरझा जाती है। तो लीफ सी पत्ती की तुलना में बी पत्ती में मुरझाने के लक्षण सी के पश्चात प्रकट होते हैं, जबकि लीफ ए पूर्ण रूप से स्फीत बनी रहती है।
तो अपन रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स क्या निकालते हैं, परिणाम व निष्कर्ष। ए पत्ती, लीफ ए ली थी बेटा, तो लीफ ए का क्या निकला, चूंकि लीफ ए की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाई गई थी, इसलिए लीफ ए की दोनों सतहों के रंध्र स्टोमेटास पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। इसलिए लीफ ए पूर्ण स्फीत बनी रहती है। इसलिए यह पत्ती पूर्ण स्फीत बनी रहती है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, चूंकि पत्ती ए लीफ ए की दोनों सतह पर वैसलीन लगाई गई थी, इसलिए इसकी दोनों सतहों के रंध्र पूर्ण बंद हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। और जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, यह पत्ती लीफ ए पूर्ण स्फीत बनी रहती है। अब लीफ बी की बात करते हैं, तो लीफ बी की केवल निचली सतह पर वैसलीन लगाई गई थी, तो चूंकि निचली सतह पर स्टोमेटास की संख्या अधिक होती है, इसलिए अधिकतर स्टोमेटास बंद हो जाते हैं तथा ट्रांसपिरेशन केवल ऊपर सतह से हो पाता है और बहुत कम होता है। इसलिए लीफ बी लंबे समय तक स्फीत रहती है, परंतु अंत में मुरझा जाती है। अब लीफ सी की बात करते हैं। इस पत्ती पर लीफ सी पर केवल ऊपरी सतह पर ही वैसलीन लगाई गई थी, चूंकि अधिकतर रंध्र निचली सतह पर होते हैं, अतः वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन लीफ बी की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इस प्रकार यह पत्ती मतलब लीफ सी, यह पत्ती बी की तुलना में शीघ्र ही मुरझा जाती है। अब है डी लीफ। डी लीफ इस पत्ती पर मतलब डी लीफ पर मतलब इस पत्ती पर वैसलीन नहीं लगाई गई थी, इसलिए इसकी दोनों सतहों के रंध्र खुले रहते हैं। इसलिए लीफ डी की दोनों सतहों में तेजी से वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन जारी रहता है, जिसके कारण यह पत्ती शीघ्र ही मुरझा जाती है। अतः सबसे पहले लीफ डी, उसके बाद लीफ सी तथा लीफ बी पत्ती मुरझाती हैं, जबकि लीफ ए स्फीत बनी रहती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, जो कि आप प्रयोगशाला में करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है। विल्मोट्स बबलर का है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अपना ऑब्जेक्टिव लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में। क्या ऑब्जेक्टिव है, यह प्रदर्शित करना, मतलब अपन विभिन्न परिस्थितियों में, पहले तो है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये वाला प्रयोग करने के बाद पहले अपन ये कर लेते हैं कंपेयर, टू कंपेयर। ये वाला देखो उद्देश्य क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण की दर की तुलना करना, टू कंपेयर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब अपन क्या आवश्यक सामग्री लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स। विल्मोट्स बबलर, ये देखो अपन को एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो ये डायग्राम भी प्रैक्टिकल बुक में बनाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय विल्मोट्स बबलर। विल्मोट बबलर के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का प्रदर्शन। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, विल्मोट्स बबलर, हाइड्रिला प्लांट लेते हैं, स्टॉपवॉच, जल, वाटर, वैसलीन, लाल, नीले व हरे रंग के कागज लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि का यूज करते हैं। तो फ्लास्क में कॉर्क की सहायता से नली को इस प्रकार लगाइए कि चौड़ा सिरा ऊपर को खुला रहे तथा सकड़ा सिरा बोतल के जल में डूबा रहे। तो हाइड्रिला प्लांट के आधारी भाग काटिए। हाइड्रिला प्लांट है बेटा, ये देख रहे हो आप डायग्राम में, प्लांट्स ऑफ हाइड्रिला। तो हाइड्रिला पादप के आधारी भाग को काटते हैं तथा इन्हें एक धागे से बांधकर विल्मोट्स बबलर की सक्रिय नली में इस प्रकार डालते हैं कि हाइड्रिला पादप के कटे भाग ऊपर की ओर रहें, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो कॉर्क पर वैसलीन लगाकर उपकरण को वायुरुद्ध कर देते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर पर विभिन्न कारकों
या परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन के लिए प्रयोग में निम्न परिवर्तन किए जा सकते हैं। अपन क्या स्टडी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, विभिन्न वेवलेंथ्स का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, तालाब के जल में सोडियम बाइकार्बोनेट की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाते हैं। तालाब का जल लेते हैं और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाते हैं। प्रकाश का प्रभाव, तो प्रयोग को बारी बारी से एकांतर क्रम में प्रकाश व छाया में रखते हैं। और विभिन्न वेवलेंथ्स का प्रभाव, प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को विल्मोट्स बबलर प्लस प्लांट ऑफ हाइड्रिला, इस पूरे प्रयोग को विभिन्न रंगों के कागज या सेलोफेन पेपर से ढक देते हैं। और तापमान का प्रभाव, प्रयोग को तीव्र प्रकाश के निकट, बिजली के बल्ब तीव्र प्रकाश के निकट रखते हैं ताकि फ्लास्क के जल का तापमान बढ़ जाए। तो इन सभी परिस्थितियों में निश्चित संख्या में निकलने वाले बुलबुलों का समय ज्ञात करें। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, तो इन सभी में क्या निकलते हैं? बुलबुले निकलते हैं। इनका टाइम ज्ञात करते हैं। तो अपन टेबल बना लेते हैं। पहली टेबल अपन बनाएंगे, किसकी बनाएंगे कि अपन ने बनाया ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षण में अपन क्या लिखेंगे? देखो ये तो लाल प्रकाश है और नीला प्रकाश है, ठीक है। अपन ने प्रेक्षण में लिखा कि विभिन्न तरंग दैर्ध्यों, विभिन्न वेवलेंथ्स का प्रभाव देखा, इसकी सारणी बनाई। एक है प्रकाश व छाया का प्रभाव है, इसकी टेबल बनाते हैं। और एक अपन बनाएंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में किए गए प्रयोग, मतलब CO2 का प्रभाव, इसकी भी सारणी बना लेंगे, टेबल। और एक है तापमान का प्रभाव, इसकी भी टेबल बनाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं? देखो ये अंदाज करती हूँ। विभिन्न परिस्थितियों में किए गए प्रयोग के प्रेक्षण तालिकाओं में निम्न अनुसार अंकित करें। तो टेबल 1 में अपन लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरी उसमें सोडियम ओब्लिक सोडियम का बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सांद्रता कितनी है, और 5 बुलबुलों के निष्कासन में लगने वाला समय। मतलब जब अपन बेटा 0.0 ग्राम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं तो 20 सेकेंड बुलबुलों के निष्कासन में लगता है। अब 0.5 ग्राम जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं तो बुलबुलों के निष्कासन में 10 सेकेंड का समय लगता है। और 1.0 ग्राम मतलब 1 ग्राम सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं तो 5 सेकेंड टाइम लगता है किसके? बुलबुलों के निकलने में। और 2 ग्राम व 10 ग्राम जब अपन पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं तो जब 2 ग्राम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं तो बुलबुले के निकलने में 3 सेकेंड लगते हैं। और 10 ग्राम जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज कर देते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं तो बुलबुले निकलते ही नहीं है। इसी प्रकार एक टेबल बनाएंगे प्रकाश व छाया का प्रभाव। तो एक्सपेरिमेंट को, विल्मोट्स बबलर को जब अपन प्रकाश में रखते हैं तो 21 सेकेंड, 5 बुलबुलों में लगने वाला समय क्या है? 21 सेकेंड। अब जब इसी एक्सपेरिमेंट को अपन छाया शेड में रख देते हैं मतलब तो फिर 36 सेकेंड लगते हैं। अल्टरनेट क्या कर रहे हैं अपन? प्रकाश छाया प्रकाश छाया प्रकाश, अल्टरनेट लाइट और शेड में रख रहे हैं। फिर प्रकाश में रखा तो बुलबुले का टाइम 20 सेकेंड होता है। फिर छाया में रखा तो बुलबुले निकलते हैं 40 सेकेंड में, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी टेबल बनाएंगे, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों, विभिन्न वेवलेंथ्स का प्रभाव। तो एक तो है सूर्य का प्रकाश, एक रेड लाइट, एक नीला प्रकाश, ठीक है, एक है हरा प्रकाश। तो जब सूर्य का प्रकाश लेते हैं और लाल प्रकाश तो 21 सेकेंड में बुलबुले निकलते हैं। और लाल प्रकाश में 16 सेकेंड में, और नीले प्रकाश में 18 सेकेंड में, हरे प्रकाश में कितने? 22 सेकेंड में बुलबुले निकलने लगते हैं। इस प्रकार अपन फिर तापमान का प्रभाव देखते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब विल्मोट्स बबलर को अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखते हैं तो 5 बुलबुले कितनी देर में निकलते हैं? 26 सेकेंड में। और जब विल्मोट्स बबलर एक्सपेरिमेंट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो 5 बुलबुले के निष्कासन में लगने वाला समय होता है 20 सेकेंड।
इसी प्रकार जब एक्सपेरिमेंट विल्मोट्स बबलर को हाइड्रिला प्लांट समेत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखते हैं तो 18 सेकंड में बुलबुले निकलते हैं। तो अपन रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स कैसे लिखेंगे कि टेबल 1 सारणी 1 के अनुसार प्रयोग के लिए जल में निश्चित संख्या में निकलने वाले बुलबुले में अधिक समय लगता है। तो सारणी 1 के अनुसार प्रयोग में लिए जल में निश्चित संख्या में निकलने वाले बुलबुलों में अधिक समय लगता है जब धीरे धीरे बाइकार्बोनेट की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो बुलबुले तेजी से निकलने लगते हैं। मतलब जब बेटा अपन धीरे धीरे सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा को बढ़ाते हैं तो बुलबुले तेजी से निकलते हैं, अर्थात कम समय में बुलबुले निकलने लगते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसा सोडियम बाइकार्बोनेट से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता में दर कम हो जाती है क्योंकि इसकी अधिक सांद्रता क्रिया पर निरोधी प्रभाव डालती है तथा क्रिया बंद हो जाती है। अब टेबल 2 को देखेंगे तो टेबल 2 सारणी 2 के अनुसार प्रकाश की अपेक्षा छाया में निश्चित संख्या में बुलबुलों के निकलने में अधिक समय लगता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर कम होती है, अर्थात प्रकाश में छाया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। यदि बारी बारी से एकांतर क्रम में पौधे को प्रकाश व छाया दी जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक सक्षमता से होती है क्योंकि पत्तियों में एकत्र कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश संश्लेषी उत्पाद विलय अवस्था में बदल जाते हैं। इसलिए प्रकाश के समय प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाती है। तीसरा है सूर्य के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण एक निश्चित दर से करते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषी वर्णक आवश्यक तरंग दैर्ध्यों वेवलेंथ्स का अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक के क्रियाशील स्पेक्ट्रम के अनुसार रेड लाल वेवलेंथ प्रकाश में सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाता है, अतः लाल प्रकाश में रेड लाइट में सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है। नीले प्रकाश में क्रियाशीलता लाल प्रकाश से कम होती है, अतः नीले प्रकाश ब्लू लाइट में प्रकाश संश्लेषण दर फोटोसिंथेटिक रेट लाल प्रकाश की अपेक्षा कम होती है। हरे रंग के प्रकाश का अधिकतम भाग क्लोरोफिल द्वारा परिवर्तित हो जाता है, अतः फोटोसिंथेटिक रेट सबसे कम होती है। इसी प्रकार 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। यदि कोई अन्य सीमाकारी कारक ना हो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है और फोटोसिंथेसिस में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो एंजाइम्स द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा एंजाइम सक्रियता 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बढ़ती जाती है तथा अधिक तापमान पर ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अधिक तापमान पर एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं, अतः तापमान में अत्यधिक वृद्धि पर अंततः क्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि क्या पढ़ा अपन ने, एक एक्सपेरिमेंट में देखा विल्मोट्स बबलर की उद्देश्य क्या था, टू कंपेयर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। और एक प्रयोग अपन और पढ़ लेते हैं अपन कि एक उसमें भी हाइड्रिला प्लांट का यूज किया है। ये भी अपन अच्छा एक्सपेरिमेंट है लेबोरेटरी में। तो उद्देश्य क्या है अपना, उद्देश्य है बेटा कि टू डेमोन्स्ट्रेट that oxygen is evolved during photosynthesis by inverted funnel method। उद्देश्य में क्या लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में, उल्टे की विधि द्वारा यह प्रदर्शित करना कि
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का विमोचन होता है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, ये है अपना डायग्राम भी बनाओगे प्रैक्टिकल फाइल में। एक तो है बीकर, एक लीटर वाला बीकर, एक है परख नली, अंशांकित टेस्ट ट्यूब, कीप माने फनल लेंगे अपन, हाइड्रिला प्लांट, सबमर्स प्लांट मतलब हाइड्रिला प्लांट, और एक लेंगे अपन 0.5% KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, विलयन, जल, धागा इत्यादि। ठीक है, अब मेथड क्या लिखेंगे अपन, बीकर को जल से 2/3 भर लेते हैं। ये जो बीकर दिखाया है आपको, इसको जल से भर लेते हैं। बीकर को पहले जल से 2/3 भर लेते हैं, उसके पश्चात हाइड्रिला प्लांट की ताजा शाखाएं लेते हैं तथा इन ताजा शाखाओं को धागे से हल्का सा बांधकर फनल के कीप के चौड़े भाग में फंसा देते हैं, परंतु शाखाएं फैली हुई रहें, ये ध्यान रखना चाहिए। अब फनल को कीप को उल्टा करके जल से भरे बीकर में रख देते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, तथा कीप पूर्ण रूप से जल में डूबी रहनी चाहिए। तो अंशांकित परख नली टेस्ट ट्यूब को जल से पूर्ण रूप से भरकर, मतलब परख नली को जल से पूर्ण रूप से भरकर कीप की नली के ऊपर उल्टी रख देते हैं। और ध्यान रहे कि इस क्रिया के दौरान परख नली टेस्ट ट्यूब का जल बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इस पूर्ण उपकरण को अब आधे घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तथा प्रयोग के अंत में प्रेक्षण लेते हैं। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, टू डेमोन्स्ट्रेट इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के विमोचन का प्रदर्शन करना। तो ऑब्जर्वेशंस अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि पादप से, हाइड्रिला प्लांट से गैस बुलबुले निकलते हैं जो ऊपर को उठकर परख नली टेस्ट ट्यूब में एकत्र हो जाती हैं। टेस्ट ट्यूब में गैस के एकत्र होने से जल विस्थापित होकर निकल जाता है, जिससे परख नली में जल का स्तर नीचे उतर जाता है तथा टेस्ट ट्यूब परख नली ऊपरी भाग में खाली दिखाई देती है। तो परख नली में टेस्ट ट्यूब में एकत्र गैस का जलती हुई माचिस की तीली या पायरोगैलिक एसिड से परीक्षण कीजिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, लास्ट है रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स में क्या निकलता है बेटा, परख नली की गैस का परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि यह गैस ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हाइड्रिला प्लांट की प्रकाश संश्लेषी क्रिया के फलस्वरूप मुक्त होती है। मतलब जो हाइड्रिला प्लांट है, जो कि अपन ने प्रैक्टिकल के लिए लिया है, तो हाइड्रिला प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, और इस फोटोसिंथेसिस क्रिया के मारे ऑक्सीजन हाइड्रिला पादप से मुक्त होती है। प्रकाश की उपस्थिति में जल के प्रकाश अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन का विमोचन होता है। तो कोशिकाओं से ऑक्सीजन अंतरकोशीय अवकाशों में विमुक्त होती है तथा अंतरकोशिक अवकाशों की कंटिन्यूटी के फलस्वरूप बाहर मुक्त होकर टेस्ट ट्यूब में परख नली में एकत्र हो जाती है। तो प्रयोग को विभिन्न परिस्थितियों में भी किया जा सकता है, जो विभिन्न कारकों के प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। एक तो है उबले हुए जल का उपयोग करने पर। तो इसमें क्या है, उबले हुए जल का उपयोग करने पर इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, अतः हाइड्रिला प्लांट से जल के बुलबुले नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि उबले जल में कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव होता है। दूसरा है जल में सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिला देने पर। तो इस स्थिति में गैस के बुलबुले बनने की गति बढ़ जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जल में सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब जल में क्लोरोफॉर्म क्या लेते हैं, जल में क्लोरोफॉर्म या अन्य विषाक्त पदार्थ मिलाने पर,
तो यह पदार्थ एंजाइम या प्रोटोप्लाज्म पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। इन पदार्थों के प्रभाव से अंत में जीव द्रव्य मृत हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाती है। लास्ट है हाइड्रिला के स्थान पर समूहोद्भिद पादप लेने पर। इस एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या लिया है, हाइड्रिला प्लांट, लेकिन हाइड्रिला के स्थान पर अगर अपन समूहोद्भिद पादप लेते हैं तो क्या होता है, इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। मध्योद्भिद पादपों के रंध्र जल में बंद हो जाते हैं, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं कर पाते हैं तथा गैसेस का आदान प्रदान भी नहीं हो पाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा कि आज एक्सपेरिमेंट्स में